आइए आज हम लोग सॉलिड स्टेट का लेक्चर नंबर 2, जिसमें टॉपिक है क्रिस्टलीय ठोसों का वर्गीकरण, उसका अध्ययन करते हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड्स। लेक्चर नंबर 1 की वीडियो में आपको हम क्रिस्टलीय ठोसों के बारे में बताए हैं। आपको बताए थे कि क्रिस्टलीय ठोस में अवयविक कण नियमित क्रम में होते हैं और 3 डायमेंशन में होते हैं। ठीक है, देखिए जब हम आपको विषम दैशिक समदैशिक अंतर बताए होंगे तो वहाँ गोले दिए होंगे, छोटे गोले बड़े गोले, वो अवयविक कण के बारे में बताते हैं। मतलब वहाँ परमाणु हो सकता है, अणु हो सकता है या आयन हो सकता है। तो जब भी हम आगे स्ट्रक्चर बनाएंगे तो जब भी गोला बनाएंगे तो समझ लीजिएगा छोटा गोला या अलग गोला बड़ा गोला, इसका मतलब ये हुआ कि ये अलग अलग अवयविक कण है। ठीक है, तो हम लोग क्रिस्टलीय ठोसों के बारे में बात कर रहे थे कि क्रिस्टलीय ठोसों में अवयविक कण नियमित क्रम में होते हैं और 3D में अरेंज होते हैं। जैसा आप ये क्यूब देख रहे हैं ना, तो क्यूब में अगर हम आपसे बोलें कि ये आपका गोलाकार है, ठीक है, अगर मान लेते हैं यहाँ अवयविक कण है, नियमित क्रम, इसको हम जब बार बार अरेंज करेंगे इसी पैटर्न में तो ये क्यूब बन जाएगा, क्यूब जैसी संरचना बन जाएगा। तो इसको हम क्रिस्टलीय ठोस बोलेंगे। लेकिन आप कैसे पहचानिएगा कि कौन सा ठोस क्रिस्टलीय है? तो आपको हम वीडियो में बताए थे कि सभी ठोस तत्व, सिलिकॉन आपको बताए होंगे, देख लीजिएगा वीडियो नंबर 1, वो क्रिस्टलीय रूप में भी पाया जाता है और अक्रिस्टलीय रूप में भी पाया जाता है। तो सभी ठोस तत्व एवं यौगिक, ठोस यौगिक आपको क्रिस्टलीय ठोस होते हैं। तो क्रिस्टलीय ठोस तो आपको पहचानने के तरीका बता दिए हैं। सभी ठोस तत्व एवं यौगिक, तो चाहे धातु हो, अधातु हो या उपधातु हो, वो सभी के सभी आपको क्रिस्टलीय ठोस होते हैं। आप लोग जानते भी हो कि वर्गीकरण का कुछ न कुछ आधार होता है, बिना आधार का कोई वर्गीकरण नहीं हो सकता है। तो क्रिस्टलीय ठोसों का वर्गीकरण हम लोग पढ़ेंगे। तो क्रिस्टलीय ठोसों को 4 वर्गों में वर्गीकृत किया गया है। वो 4 वर्ग कौन कौन से हैं? लिखते हैं हम क्रिस्टलीय ठोस 4 वर्ग। Crystalline solids are classified into 4 categories. Number 1, आयनिक ठोस, आयनिक सॉलिड। नंबर 2, आणविक ठोस, मोलिक्यूलर सॉलिड। नंबर 3, सहसंयोजक या नेटवर्क ठोस, कोवैलेंट और नेटवर्क सॉलिड। चौथा, धात्विक ठोस। मेटालिक सॉलिड। तो कुछ देर पहले आपको हम बताए हैं कि सभी ठोस तत्व एवं यौगिक क्रिस्टलीय ठोस होते हैं। लेकिन क्रिस्टलीय ठोस होते हैं तो आपको पहचानना पड़ेगा कि कौन सा क्रिस्टलीय ठोस आयनिक ठोस है, कौन सा क्रिस्टलीय ठोस आणविक ठोस है, कौन सा क्रिस्टलीय ठोस सहसंयोजक ठोस है और कौन सा क्रिस्टलीय ठोस धात्विक ठोस हो। जैसे धात्विक ठोस है, जैसे एग्जाम्पल हम दे रहे हैं और आपको बोलें, जैसे NaCl है, फास्फोरस है,
या बोलते हैं आपको हम बर्फ है, मान लीजिए हम आयरन दे रहे हैं, बहुत सारे ठोस आपको दे रहे हैं और आपको पहचानना हो कि कौन सा ठोस, कौन सा क्रिस्टलीय ठोस को हम किस वर्ग में रखेंगे, आयनिक ठोस में रखेंगे कि आणविक ठोस में रखेंगे कि सहसंयोजक ठोस में रखेंगे कि धात्विक ठोस में रखेंगे। ये निर्भर करता है दो बात पर, ठीक है। यानी क्रिस्टलीय ठोसों का वर्गीकरण का आधार दो था। आधार क्या था, तो आपको बताया था कि कोई भी ठोस अत्यंत छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है, उसे हम उस ठोस का अवयवी कण कहते हैं। तो पहले हम आपको बताए हैं कल के वीडियो में कि जो अवयवी कण हैं वो परमाणु हो सकते हैं, अणु हो सकते हैं या आयन हो सकते हैं। इनमें से कोई एक ही हो सकते हैं। यानी किसी क्रिस्टलीय ठोस का अवयवी कण क्या है उसके आधार पर, और अवयवी कणों के बीच किस प्रकार का आकर्षण बल लगता है इसके आधार पर क्रिस्टलीय ठोसों को 4 वर्गों में बांटा गया है। यानी क्रिस्टलाइन सॉलिड्स आर क्लासिफाइड इनटू 4 कैटेगरीज डिपेंडिंग अपॉन द नेचर ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स एंड अट्रैक्टिव फोर्स बिटवीन देम। सेकेंड पॉइंट, अवयवी कणों के बीच आकर्षण बल की प्रकृति। तो क्रिस्टलीय ठोसों के वर्गीकरण का बेसिस आधार आप जान ही गए, नेचर ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स, नेचर ऑफ अट्रैक्टिव फोर्स बिटवीन कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स। तो 4 तरह के ठोस पड़ेंगे, आयनिक ठोस, आणविक ठोस, सहसंयोजक ठोस, धात्विक ठोस। आप लोग को सोचिए थोड़ा सा सोचिए क्रिस्टलीय ठोस के बारे में कि अवयवी कण 3 हैं, परमाणु, अणु या आयन, और क्रिस्टलीय ठोसों कितने वर्गों में बांटा गया है 4, और हम बांटने का आधार बोल रहे हैं अवयवी कणों की प्रकृति। तो ऐसा कैसे हो सकता है कि अवयवी कण 3 हैं और क्रिस्टलीय ठोसों को 4 वर्गों में बांटा गया है? तो आपको बता रहे हैं, ध्यान सुनिए। देखिए आयनिक ठोस, तो आप कंफर्म हो जाइए कि इसका अवयवी कण क्या हो सकता है आयनिक ठोस का। तो देखिए, तो इसका अवयवी कण हो सकता है आयंस। इसका कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स क्या हो सकता है? आयन हो सकता है। आणविक ठोस, इसका अवयवी कण क्या हो सकता है? अणु, मॉलिक्यूल। अब बचा आपका परमाणु, और ठोस कितने बचे? 2। एक सहसंयोजक ठोस, तो सहसंयोजक ठोस है, इसका मतलब यहां देखिए, यहां अवयवी कण के आधार पर टॉपिक का नाम नहीं पड़ा है, यहां बल के आधार पर टॉपिक का नाम पड़ा है अवयवी कणों के बीच आकर्षण बल। तो सहसंयोजक बंध भी एक प्रकार का आकर्षण बल है जो परमाणुओं को बांधता है, जो परमाणुओं को, एटम्स को होल्ड करके रखता है। तो ये सहसंयोजक ठोस है। और धात्विक ठोस, तो अब सोचिए अवयवी कण परमाणु बचा है, तो परमाणु को 2 वर्गों में मेनली बांट देते हैं, एक धातु परमाणु और एक अधातु परमाणु। सोचिए, तो आप पढ़े होंगे सहसंयोजक बंधन, यह अधातु परमाणुओं के बीच बनता है, और धात्विक बंधन धातुओं में होता है, ये धात्विक ठोस हो जाएगा। तो आप जब भी इन चारों क्रिस्टलीय ठोसों के बारे में अध्ययन कीजिएगा तो 2 टॉपिक को हमेशा मेंशन कीजिएगा। वो कौन कौन से 2 टॉपिक? कि भाई अवयवी कण क्या होंगे इसमें, और उनके बीच किस प्रकार का आकर्षण बल लगेगा, ये आपको हमेशा मेंशन करना है। इसके बाद उसके हम लोग भौतिक गुण का अध्ययन कर लेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले पढ़ते हैं आयनिक ठोस। तो बताइए, आयनिक ठोस के अवयवी कण आयन होते हैं, और आप आयन जानते हैं, परमाणु उदासीन होता है। परमाणु जब इलेक्ट्रॉन त्यागता है तो त्यागने के बाद धनायन में बदल जाता है, और जो परमाणु ग्रहण करता है इलेक्ट्रॉन वो ऋणायन में बदल जाता है। तो जब इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण होता है एक परमाणु से दूसरे परमाणु के बीच, तो आवेश क्रिएट होते हैं, धनायन और ऋणायन। तो बताइए, आयनिक ठोस के अवयवी कण एक्चुअल में धनायन एवं ऋणायन होते हैं। धनायन ऋणायन, धनायन ऋणायन, धनायन ऋणायन, धनायन ऋणायन, धनायन ऋणायन। एक बात ध्यान दीजिएगा, धनायन के चारों तरफ ऋणायन रहता है, ऋणायन के चारों तरफ
धनायन, धनायन ऋणायन, धनायन ऋणायन, धनायन ऋणायन, धनायन ऋणायन, धनायन ऋणायन। कैटायन एनायन, कैटायन एनायन अल्टरनेट क्रम में होते हैं। कैटायन के अराउंड एनायन होते हैं और एनायन के अराउंड कैटायन होते हैं। देखिए 2D स्ट्रक्चर है, जबकि वास्तव में क्रिस्टलीय ठोस कोई भी हो वो 3D स्ट्रक्चर में होता है। तो बोर्ड पर 3D स्ट्रक्चर हम लोग बनाएंगे आगे, लेकिन 2D स्ट्रक्चर पे आप लोग समझने का प्रयास कीजिएगा, क्योंकि पहले बताएं क्रिस्टलीय ठोस 3D में होता है। ठीक है, तो बताइए इसका अवयवी कण धनायन एवं ऋणायन होता है। अब आप बताइए आयनिक ठोस का तो अवयवी कण आप जान गए कि आयन होगा सर। अब बताइए कि जब आयन होगा मतलब धनायन एवं ऋणायन होगा तो इसके बीच किस प्रकार का बल लगेगा। तो 12 क्लास के फिजिक्स का पहला चैप्टर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स आप लोग पढ़ रहे होंगे, कूलम्ब्स लॉ भी पढ़े होंगे कि आवेशों के बीच आकर्षण या प्रतिकर्षण बल लगता है। अगर सजातीय आवेश हुआ तो प्रतिकर्षण बल या विकर्षण बल लगता है, अगर विजातीय आवेश हो तो आकर्षण बल लगता है। तो जरा बताइए आप लोग, ये धनायन है और ये ऋणायन है। क्योंकि ठोस है तो इस अवयवी कण का स्थान क्या होगा, निश्चित होगा, यानी ये आवेश गमन तो नहीं करेंगे। आवेश का गमन मतलब धारा का प्रवाह, इसमें हम तो ये आवेश स्थिर है। तो जब आवेश स्थिर हो और विपरीत आवेश हो तो एक दूसरे को आकर्षित करेंगे। उस आकर्षण बल को हम लोग स्थिर वैद्युत आकर्षण बल या कूलम्बिक बल बोलते हैं। तो सोचिए दो चीज तो आपको मिल गया कि अवयवी कण क्या होगा सर, तो आयन होगा। आकर्षण बल कौन सा होगा सर, कूलम्बिक बल होगा। कूलम्बिक बल जानते हैं स्थिर वैद्युत आकर्षण बल है। एक आपको बात फर्स्ट ईयर में बताए होंगे, आप आयनिक बंधन पढ़े होंगे रासायनिक बंधन में। तो अगर आपसे कोई पूछे कि आयनिक बंधन होता क्या है, किस प्रकार का बल है, क्या गुरुत्वाकर्षण बल है, क्या वो श्यान बल है, या अन्य तरह का कोई बल दे, या स्थिर वैद्युत आकर्षण बल है या कूलम्बिक बल है, स्थिर वैद्युत आकर्षण बल या कूलम्बिक बल, ये चौथा कोई और ऑप्शन आपको बल का नाम दे, तो आप क्या आंसर कीजिएगा उसका, कूलम्बिक बल या स्थिर वैद्युत आकर्षण बल। यानी आयनिक बंधन वास्तव में कूलम्बिक बल होता है। क्योंकि आयनिक बंधन पढ़े होंगे ये कैसे बनता है, तो परमाणुओं के बीच इलेक्ट्रॉनों के स्थानांतरण से। तो इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण होगा तो आयन जनरेट होंगे, और जब आयन जनरेट होंगे तो उनके बीच क्या होगा, आकर्षण बल जो लगेगा उसी को तो हम लोग कूलम्बिक बल बोलते हैं। तो बताइए इसमें कूलम्बिक बल होगा। अब इसके बाद बात करते हैं, ये ठोस तो होता ही है, ये आपका हार्ड होता है, लेकिन ये भंगुर होता है, ब्रिटल होता है। भंगुर का समझते हैं, कड़ा होता है लेकिन आसानी से टूट सकता है। जैसे सपोज कीजिए कि हम लोग जब बूढ़े हो जाएंगे तो हमारी जो हड्डियां होगी कठोर तो है लेकिन वो आसानी से टूट जाती है, आसानी से उसका फ्रैक्चर हो जाता है। ठीक है, बहुत सावधानी बरतनी पड़ती है। ठीक है, तो आयनिक ठोस कठोर एवं भंगुर होते हैं। देखिए धारा विद्युत चालकता के बारे में आपको हम बता रहे हैं। देखिए धारा प्रवाह के लिए मुक्त इलेक्ट्रॉन एवं मुक्त आयन जिम्मेवार होते हैं। यानी जब आयन मुक्त हो गमन करने के लिए, इलेक्ट्रॉन मुक्त हो गमन करने के लिए, तो धारा का प्रवाह होगा। तो बताइए ठोस अवस्था में ये आयन स्थिर है, मजबूती से बंधे हुए हैं, और जब मजबूती से बंधे हुए हैं तो बताइए आयन गमन करने के लिए स्वतंत्र है नहीं। जब ये आयन गमन नहीं कर सकते तो बताइए इनसे विद्युत धारा प्रवाहित होगा नहीं। इसका मतलब क्या होगा कि ये ठोस अवस्था में विद्युत के कुचालक होते हैं, यानी दे आर इंसुलेटर इन सॉलिड स्टेट। क्यों? क्योंकि आयंस मुक्त नहीं होते हैं, बिकॉज आयंस आर नॉट फ्री टू मूव। ठीक है, तो ये हुआ आपको आयनिक ठोस। लेकिन अगर आयनिक ठोस को आप जल में डालते हैं तो आप पढ़े होंगे फर्स्ट ईयर में, जल में डालिएगा तो ये आयनित हो जाता है। अब सोचिएगा सर ये आयनित क्यों होता है, इसके बीच आकर्षण बल है। तो जल का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट परावैद्युत स्थिरांक 80 होता है। ये 80 जानते हैं क्या इंगित करता है? ये 80 इंगित करता है कि जैसे ही हम किसी आयनिक ठोस को उसमें डालेंगे तो उसके बीच जो बल आकर्षण बल पहले लग रहा था वो 80 टाइम्स घट जाएगा।
यानी जो पहले बल लग रहा था वो बल घटकर 1/80वां भाग हो जाएगा। तो सोचिए, जैसे आकर्षण बल घटेगा तो ये मुक्त हो जाएंगे। जब ये मुक्त हो जाएंगे तो आसानी से गमन कर सकते हैं। इसलिए आयनिक ठोस गलित अवस्था, मोल्टेन स्टेट एवं जलीय विलयन एक्वस सॉल्यूशन में विद्युत के सुचालक होते हैं, कंडक्टर होते हैं इलेक्ट्रिसिटी के। ठीक है, तो ये आपका आयनिक ठोस हुआ। तो आयनिक ठोस के एग्जांपल की बात कर लेते हैं। तो नमक, अगर हम नमक की बात करते हैं, यहां आप लिख सकते हैं Na+, यहां Cl-, यानी जहां केटायन है वहां पे Na+ लिख सकते हैं, जहां एनायन है वहां Cl-। लेकिन ये 2D में स्ट्रक्चर होता है। 3D में इसी तरह होता है, पीछे आप इसी तरह लेयर होते हैं मौजूद। हम आपको आगे बताएंगे 3D स्ट्रक्चर के बारे में। या KCl लिख सकते हैं, या पोटेशियम नाइट्रेट लिख सकते हैं। बहुत सारा आपको आयनिक ठोस में एग्जाम्पल होगा। अब आयनिक ठोस पहचानना हो तो समझ लीजिए कि आयनिक ठोस वाला जो यौगिक होगा उसमें एक धातु होगा और एक अधातु होगा। सामान्यतः हमेशा नहीं, कभी कभी आप लोगों को सहसंयोजक बंधन भी पाया जाता है, तो उसकी चर्चा हम करेंगे जब समय आएगा तब। तो ये आयनिक ठोस हो गया। अब हम लोग बात करते हैं आणविक ठोस। बताइए, अगर हम आपसे पूछे कि बताइए आणविक ठोस का अवयवी कण क्या होता है, तो आप बोलिएगा सर अणु होगा। तो फिर अब ये अणु आपस में किस बल द्वारा बंधे होते हैं? तो अंतराणविक आकर्षण बल द्वारा बंधे होते हैं। आपको रासायनिक बंधन में बताए होंगे कि पूरा केमिस्ट्री में जो फोर्स होता है वो 2 ही प्रकार का होता है, एक अणुओं के बीच और एक परमाणुओं के बीच। ठीक है, अणुओं के बीच और परमाणुओं के बीच। तो एक को बोलते हैं हम लोग इंटरमोलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। देखिए, इंटर का मतलब होता है बिटवीन, मोलिक्यूल मॉलिक्यूल्स के बीच, और जब एटम्स के बीच होगा तो हम उसको बोल सकते हैं इंटर एटॉमिक। इसी को आप रासायनिक बंधन बोलते हैं, इंटर एटॉमिक फोर्स को ही। और ये फोर्स रेस्पॉन्सिबल होता है कंपाउंड्स के केमिकल प्रॉपर्टीज के लिए, और ये फोर्स रेस्पॉन्सिबल होता है कंपाउंड्स के फिजिकल प्रॉपर्टीज के लिए। तो हम लोग यहाँ फिजिकल प्रॉपर्टीज पढ़ रहे हैं। केमिकल प्रॉपर्टी जो होता है हम केमिकल रिएक्शंस पढ़ेंगे, तो उसमें बताएंगे, उसमें ये बॉन्ड टूटेंगे। लेकिन अभी जब हम फिजिकल प्रॉपर्टीज का अध्ययन करेंगे तो बॉन्ड, केमिकल बॉन्ड नहीं टूटेंगे, इंटरमोलिकुलर फोर्स ब्रेक होते हैं। ठीक है, तो हम बात कर रहे थे आपसे कि आणविक ठोस, तो आणविक ठोस का अवयवी कण क्या होता है? अणु होता है। इसके बीच किस प्रकार का अवयवी कणों के बीच आकर्षण बल कौन सा होता है? तो बोलिएगा अंतराणविक आकर्षण बल होता है। तो अणु की प्रकृति एवं अंतराणविक आकर्षण बल की प्रकृति, यानी नेचर ऑफ मॉलिक्यूल एंड नेचर ऑफ इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, इसके आधार पर आणविक ठोसों को पुनः क्लासिफाइड किया गया है। कितने वर्गों में? 3 वर्गों में। रोमन में 1 नंबर अध्रुवीय आणविक ठोस, इंग्लिश में हम लोग इसको बोलते हैं नॉन पोलर मोलिक्यूलर सॉलिड्स। सेकेंड, ध्रुवीय आणविक ठोस, पोलर मोलिक्यूलर सॉलिड्स। और तीसरा हाइड्रोजन बंधित आणविक ठोस, हाइड्रोजन बॉन्डेड मोलिक्यूलर सॉलिड्स। हाँ, तो आणविक ठोसों को 3 वर्गों में बांटा गया है। किस किस आधार पर बताइए? चलिए, आधार अणु की प्रकृति, और बी अंतराणविक आकर्षण बल की प्रकृति।
देखिए, जब भी इन आणविक ठोसों का अध्ययन करेंगे हम लोग, तो फिर इसमें भी दो चीज मेंशन करना होगा। अणु की प्रकृति कैसी है, अंतराणु का आकर्षण बल किस प्रकार का होगा। तो आपको हम केमिकल बॉन्ड में बताए थे अंतराणु के आकर्षण बल का प्रकार, जिसमें हाइड्रोजन बंधन भी बताए थे आपको, द्विध्रुव आकर्षण बल भी बताए थे, और सबसे कमजोर अंतराणु का आकर्षण बल लंदन बल या परिक्षेपण बल। ठीक है, आपको हम लंदन फोर्स, डाइपोल अट्रैक्टिव फोर्स और हाइड्रोजन बॉन्ड, ये आपको फर्स्ट ईयर में पढ़ाए हैं। अब हम लोग पढ़ते हैं अध्रुवीय आणविक ठोस। तो बोलिएगा सर इसका अवयवी कण, तो बोलिएगा सर इसका अवयवी कण अध्रुवीय अणु होता है। अब सोचिएगा आप लोग कि सर अध्रुवीय अणु हम कैसे पहचानेंगे। तो दो तरीका है। जो समपरमाणविक अणु होते हैं, समान प्रकार के परमाणु से बने हुए अणु, जिसको हम तत्व के अणु बोलते हैं, एलिमेंटल मॉलिक्यूल बोलते हैं। तो जो समान प्रकार के परमाणु से बने अणु होते हैं, समपरमाणविक अणु, वो अध्रुवीय अणु होते हैं। समान प्रकार के विषम परमाणविक अणु भी अध्रुवीय होता है। इसकी व्याख्या करने के लिए आपको डाइपोल मोमेंट, द्विध्रुव आघूर्ण पढ़ना पड़ेगा, जो कि फर्स्ट ईयर के केमिकल बॉन्डिंग में पढ़ाए हैं। ठीक है, अगर दिक्कत होगा तो हो सकता है प्रयास कर रहे हैं आप लोगों को एक दो क्लास बाद डाइपोल मोमेंट पढ़ा देंगे फिर से। तो अध्रुवीय आणविक ठोस आप तो कंफर्म हो गया कि इसका अवयवी कण अध्रुवीय अणु होगा, होता है अध्रुवीय अणु ही। तो अध्रुवीय अणु एग्जाम्पल जैसे हम बात कर रहे हैं H2, Cl2, O2, I2। तो आप सोचते होंगे सर आप पढ़ा रहे हैं ठोस, एग्जाम्पल दे रहे हैं गैस। अरे भाई, पदार्थ की एक अवस्था को दूसरी अवस्था में तो हम लोग बदल ही सकते हैं। उसके लिए दो चीज़ मार होता है, दाब और ताप। इसका द्रवीकरण करके फिर इसको हम लोग ठोस से बदल लेंगे। तो ठोस H2 की हम बात कर रहे हैं, ठोस Cl2 की बात कर रहे हैं, ठोस O2 की बात कर रहे हैं, और आयोडीन तो ऐसे ही कमरे के ताप पर ठोस होता है। तो बताइए, और इसका अवयवी कण अध्रुवीय अणु होता है। तो देखिए, तो ये अध्रुवीय अणु है, समान प्रकार के परमाणु से बना है। इसका अवयवी कण अक्रिय गैस भी होते हैं। सोचिए सर ठोस पढ़ रहे हैं तो गैस कैसे, तभी बताया ना, इसको आप द्रवित कर लीजिए, फिर इसको ठंडा करके ठोस में बदल लीजिए। उस समय की हम चर्चा कर रहे हैं, जब आप गैस को भी द्रवित करके फिर उसको ठंडा करके ठोस में बदल लेते हैं, तब की बात करते हैं। तो इसके लिए दो प्रोसेस होता है, ताप और दाब। तो हम मतलब पदार्थ की एक अवस्था को दूसरी अवस्था में बदलने के लिए दो चीजें मर होता है, और एक ताप और दूसरा दाब। तो हम अक्रिय गैस के जितने परमाणु होते हैं, मतलब अक्रिय गैस जितने होते हैं, सभी के सभी अध्रुवीय आणविक ठोस होते हैं। तो हम यह लिख सकते हैं ठोस H2, ठोस Cl2, ठोस O2, आयोडीन ऐसे भी ठोस होता है कमरे के ताप पर, यहाँ ठोस मत लिखिएगा। ठोस हीलियम, ठोस नियॉन, ठोस ऑर्गन, etc। तो इसका अवयवी कण आप जान गए। अब समझिए, जो अध्रुवीय अणु होते हैं या उत्कृष्ट गैस के परमाणु जब ठोस अवस्था में लाएंगे तो ये पास होंगे ना, तो इनकी भी जो बल लगता है वो सबसे कमजोर अंतराणु का आकर्षण बल लगता है, जिसको बोलते हैं हम लोग लंदन बल। अब आप बताइए, लंदन बल कमजोर होता है, तो जब कमजोर होता है तो इसको ठोस है, अगर आपको गलाना हो, इसको ठोस से द्रव में लाना हो, तो बताइए अंतराणु का आकर्षण बल तोड़ने के लिए अधिक ताप दीजिएगा या कम ताप दीजिएगा। कम ताप दीजिएगा, आसानी से टूट जाएगा। अंतराणु का आकर्षण बल, अणु दूर दूर हो जाएंगे, गति करने लगेंगे, द्रव अवस्था में चले जाएंगे। इसका मतलब ये हुआ कि अध्रुवीय आणविक ठोस का गलनांक कम होता है। अब सुन लीजिए, कॉमन एक सेंटेंस बोल रहे हैं। जो मॉलिक्यूलर सॉलिड्स होते हैं ना, चाहे वो नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड्स हो, या पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड्स हो, या हाइड्रोजन बॉन्डेड मॉलिक्यूलर सॉलिड्स हो, इन तीनों में से कोई भी हो, ये सभी विद्युत के कुचालक होते हैं। सभी ये आपको बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी ये होते हैं। कौन? मॉलिक्यूलर सॉलिड्स। कभी ये सोचिएगा मत कि सर इसमें चालकता होगी, इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते हैं, इसमें फ्री आयंस नहीं होते हैं, तो इनसे इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं होगा। ठीक है, तो ये हमेशा जब भी आपको इस पे चर्चा करना हो तो ये आप लिख सकते हैं कि ये विद्युत के कुचालक होते हैं।
ठीक है, नॉन कंडक्टर बोल सकते हैं, बैड कंडक्टर बोल सकते हैं, बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी या नॉन कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो ये होता है अध्रुवीय आणविक ठोस। इसका गलनांक कम होता है क्योंकि इसके अवयवी कणों के बीच आकर्षण बल सबसे कमजोर होता है, लंदन बल या परिक्षेपण बल। इसके बाद ये सभी सामान्यतः कमरे के ताप एवं दाब पर किस अवस्था में पाए जाते हैं? गैस की अवस्था में, मतलब गैसीय अवस्था में पाए जाते हैं या द्रव अवस्था में पाए जाते हैं। अपवाद है आयोडीन, दूसरा नेप्थैलीन। ये नेप्थैलीन और आयोडीन कमरे के ताप पर ठोस अवस्था में पाए जाते हैं। बाकी जो भी हम आणविक ठोस के एग्जाम्पल दे रहे हो वो कमरे के ताप पर कोई ठोस अवस्था में नहीं पाए जाते हैं, वो गैस अवस्था में होते हैं या द्रव अवस्था में होते हैं। ठीक है, तो ये आपको अध्रुवीय आणविक ठोस की बात कर ली है। अब हम लोग पढ़ते हैं ध्रुवीय आणविक ठोस। तो इसका अवयवी कण क्या होगा? तो इसका अवयवी कण ध्रुवीय अणु होगा। ध्रुवीय अणु सर कैसे पहचानिएगा? तो अधिकांशतः, सभी नहीं, अधिकांशतः विषम परमाणविक अणु ध्रुवीय अणु होते हैं। वो क्यों? विद्युत ऋणात्मकता में अंतर के कारण। मतलब हेटेरो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स आर पोलर मॉलिक्यूल्स ड्यू टू डिफरेंस इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटीज। ठीक है, आगे बढ़े। तो अब बताइए ध्रुवीय आणविक ठोस का अवयवी कण तो आप जान गए कि पोलर मॉलिक्यूल होता है, ध्रुवीय अणु होता है। अब ध्रुवीय अणु के बीच, अणु की प्रकृति तो हम जानेंगे ध्रुवीय होगा, लेकिन उसके बीच किस प्रकार का अंतराणविक आकर्षण बल होगा? तो ध्रुवीय अणु के एग्जाम्पल एक हम ले रहे हैं। देखिए HCl, अब जानते हैं कि क्लोरीन हाइड्रोजन से अधिक विद्युत ऋणात्मक होता है। मतलब क्लोरीन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन हाइड्रोजन। तो क्लोरीन हाइड्रोजन से जब अधिक विद्युत ऋणात्मक होता है तो विद्युत ऋणात्मक तत्व वे होते हैं जो साझे के इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच लेते हैं, आकर्षित कर लेते हैं। तो जरा बताइए, क्लोरीन इस साझा के इलेक्ट्रॉन जब अपनी तरफ खींचेगा तो इलेक्ट्रॉन किसकी तरफ विस्थापित होगा? क्लोरीन की तरफ। तो क्लोरीन की तरफ जब इलेक्ट्रॉन विस्थापित होगा, इलेक्ट्रॉन का डिस्प्लेसमेंट किसके तरफ होगा? क्लोरीन की तरफ। तो इलेक्ट्रॉन कैसा कण होता है? ऋणावेशित। तो फिर इलेक्ट्रॉन लेगा नहीं, बात समझिएगा, इलेक्ट्रॉन लेगा नहीं, केवल ये अपनी तरफ खींचेगा। HCl, तो क्लोरीन हाइड्रोजन से अधिक विद्युत ऋणात्मक होता है। तो ये साझा के इलेक्ट्रॉन जब खींचेगा तो इलेक्ट्रॉन विस्थापित होगा क्लोरीन की तरफ। तो क्लोरीन पर आंशिक ऋणावेश, पार्शियल नेगेटिव चार्ज, तो डेल्टा माइनस उत्पन्न हो जाता है। और इस पर कौन चार्ज उत्पन्न हो जाएगा? डेल्टा प्लस। तो बताइए यहां दो आवेश उत्पन्न हुए, दोनों आवेशों के बीच की दूरी होगी, बीच की दूरी है बंधन लंबाई। तो आप फिजिक्स जब पढ़े रहे हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, तो आप यहां पर पढ़िएगा एक टॉपिक द्विध्रुव डाइपोल। इन दो आवेशों का निकाय जो एक दूसरे से कुछ दूरी पर हो तो इसे हम लोग द्विध्रुव बोलते हैं। तो जरा बताइए यहां दो आवेश हो गए, कुछ दूरी पर है, तो ये एक द्विध्रुव की तरह बिहेव करेगा। ये भी डेल्टा प्लस डेल्टा माइनस, तो ये भी द्विध्रुव की तरह बिहेव करेगा। तो बताइए द्विध्रुव द्विध्रुव हो गया। तो एक द्विध्रुव का ऋणावेशित आंशिक ऋणावेशित परमाणु दूसरे द्विध्रुव के आंशिक धनावेशित परमाणु से क्या होगा? आकर्षित होगा। देखिए यहाँ विजातीय आवेश है तो यहाँ आकर्षण होगा। इसी आकर्षण को हम लोग बोलते हैं द्विध्रुव द्विध्रुव आकर्षण बल। तो जरा बताइए ध्रुवीय आणविक ठोस का अवयवी कण ध्रुवीय होता है, इसका मतलब कि ध्रुवीय अणु तो द्विध्रुव की तरफ व्यवहार करते हैं, और जब द्विध्रुव की तरह व्यवहार करते हैं तो एक द्विध्रुव का ऋणावेशित सिरा दूसरे द्विध्रुव के धनावेशित सिरा से आकर्षित होगा। इसी आकर्षण को हम लोग द्विध्रुव द्विध्रुव आकर्षण बल बोलते हैं। और आपको मालूम है, हम पहले ही बता चुके हैं, ये सभी के सभी विद्युत के कुचालक होते हैं, चाहे वो अध्रुवीय है या ध्रुवीय है या हाइड्रोजन बंधित हो। लेकिन एक बात समझ लीजिए कि सबसे कमजोर आपको हम अंतराणु का आकर्षण बल बताएं, लंदन बल होता है। लेकिन ये डाइपोल डाइपोल तो कमजोर नहीं होगा। इसका मतलब डाइपोल डाइपोल जो अट्रैक्टिव फोर्स होता है वो तो लंदन बल से मजबूत होगा। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि जो ध्रुवीय आणविक ठोस है इसका गलनांक, मतलब इसको तोड़ने के लिए हमको बताइए अध्रुवीय आणविक ठोस की तुलना में अधिक ताप देना होगा या कम ताप देना होगा? बोलिए सर, अधिक देना होगा।
तो इसका मतलब क्या हुआ कि इसका गलनांक इससे क्या होता है, अधिक होता है, क्योंकि इसके अवयवी कणों के बीच अंतराणविक आकर्षण बल डाइपोल डाइपोल होता है और इसके बीच लंदन कमजोर होता है, ये मजबूत होता है। इसका मतलब इसको तोड़ने के लिए इसके तुलना में हम अधिक ताप देंगे, इसका मतलब इसका गलनांक अधिक होगा। ये भी कमरे के ताप पर गैस या द्रव होता है, ठीक है। जैसे हाइड्रोजन क्लोराइड गैसीय अवस्था में होता है, हाइड्रोजन क्लोराइड बोलते हैं। अच्छा हाँ, कुछ लड़के इसको पढ़ते हैं हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, ये कंफ्यूजन दूर कर लीजिए। अगर HCl जल में हो तब तो ये अम्ल की तरह व्यवहार करता है, गैसीय अवस्था में अम्ल की तरह व्यवहार नहीं करता है, ये दोष है और हेनियस का अम्ल क्षार का, ठीक है। तो हम अब बात कर रहे हैं तीसरा, हाइड्रोजन बंधित आणविक ठोस। तो आप लोग को एग्जाम्पल चाहिए किसका, ध्रुवीय आणविक ठोस का। तो ध्रुवीय आणविक ठोस का एग्जाम्पल आप लिख सकते हैं HCl, ठोस HCl लिख दीजिए, ठोस सल्फर डाइऑक्साइड लिख दीजिए। देखिए तो विषम परमाणु अणु है, लिख सकते हैं ठोस HBr भी लिख सकते हैं, हाइड्रोजन ब्रोमाइड, ठीक है। ये सभी के सभी किस में आते हैं, ध्रुवीय आणविक ठोस में आते हैं। अब हम लोग तीसरा पढ़ लेते हैं, हाइड्रोजन बंधित आणविक ठोस। देखिए ये कन्फर्म है, हाइड्रोजन बंध ये एक प्रकार का अंतराणविक आकर्षण बल है। यानी आप ध्यान से सुन लीजिए भाई, यहां अंतराणविक आकर्षण बल की जो प्रकृति बताया था इसमें तो कन्फर्म हो गया कि हाइड्रोजन बंधन ही होगा। तो आप सोचते होंगे सर जब हाइड्रोजन बंधन होगा तो इसका अवयवी कण क्या होगा। तो इसके अवयवी कण वैसे अणु हो सकते हैं जिसमें हाइड्रोजन, याद कीजिए, 3 तत्वों के साथ होता है। यौगिक के अणु में हाइड्रोजन 3 तत्वों के साथ होता है। कौन, फोन, याद आया, फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन। जब हाइड्रोजन सीधे इनसे जुड़ा होता है तो हाइड्रोजन में हाइड्रोजन बंधन बनाने की क्षमता होता है। हाइड्रोजन बंधन भी फर्स्ट ईयर में पढ़ाएं आप लोग को। जैसे आपको एग्जांपल देते हैं बर्फ के बारे में। देखिए बर्फ जानते ही हैं जल का क्रिस्टलीय रूप है, तो बर्फ का अवयवी कण तो H2O अणु होगा, HOH, HOH। बताइए, ऑक्सीजन बताया था ना आपको, सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व फ्लोरीन, उसके बाद ऑक्सीजन, उसके बाद नाइट्रोजन। ये सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मक तत्वों का क्रम है, फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन। अब बताइए ऑक्सीजन हाइड्रोजन से अधिक विद्युत ऋणात्मक होता है, ऑक्सीजन हाइड्रोजन से अधिक विद्युत ऋणात्मक होता है, तो इलेक्ट्रॉन को भीतर क्या करेगा, खींचेगा। इस पर कौन सा आवेश उत्पन्न होगा, डेल्टा माइनस, डेल्टा प्लस, डेल्टा प्लस। इस पर डेल्टा माइनस, डेल्टा प्लस, डेल्टा प्लस, डेल्टा प्लस, डेल्टा माइनस, डेल्टा प्लस, डेल्टा माइनस, डेल्टा प्लस, डेल्टा प्लस, डेल्टा प्लस, डेल्टा माइनस, डेल्टा प्लस। बताइए ये ऑक्सीजन किसके साथ आकर्षित होगा, ये तो ऋणावेशित है तो धनावेशित से आकर्षित होगा। तो बताइए हाइड्रोजन से आकर्षित होगा, मतलब एक जल के अणु का ऑक्सीजन दूसरे जल के अणु के इस हाइड्रोजन से आकर्षित होगा। इसी आकर्षण को हम लोग बोलते हैं हाइड्रोजन बंधन। अब बताइए यहां पर भी आकर्षण होगा तो इसमें भी हाइड्रोजन बॉन्ड होगा। अब बताइए ये हाइड्रोजन इसका ऑक्सीजन से आकर्षित होगा, ये भी हाइड्रोजन बॉन्ड होगा, यहां पर भी हाइड्रोजन बॉन्ड होगा। तो बताइए ये एक अणु कितने अणुओं से जुड़ा होता है, 4 अणुओं से। तो बर्फ में जल के एक अणु 4 अणुओं से हाइड्रोजन बंधन द्वारा जुड़े होते हैं और उनके बीच में गैप होता है। ऐसे एक्चुअली वो टेट्राहेड्रल में होते हैं। तो एक जल के अणु 4 जल के अणुओं से हाइड्रोजन बंधन द्वारा जुड़ा होता है। इसकी संरचना पिजड़ेनुमा होता है, केज लाइक होता है। तो बताइए पिजड़ा देखे होंगे ना, बीच में खाली, चारों तरफ से पैकिंग। तो बताइए घनत्व तो क्या होगा, कम। तो बर्फ का घनत्व तो कम होता है, इसीलिए तो बर्फ जल की सतह पर तैरता है। तो हाइड्रोजन बंधन के लिए आप समझ गए कि हम इसका एग्जाम्पल वैसे ही अणु को ले सकते हैं जिसमें हाइड्रोजन डायरेक्टली, मतलब सीधे अधिक विद्युत ऋणात्मक तत्वों के साथ जुड़ा हो। जैसे बताइए अगर हम आपसे बोले बर्फ जल क्रिस्टलीय है, तो जरा बताइए आप लोग H2O का क्रिस्टलीय रूप है, तो इसमें हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ है।
तो जब हाइड्रोजन इसमें से किसी एक तत्व के साथ होगा सीधे, तभी हाइड्रोजन बंध बनता है। तो बताइए ठोस HF, बताइए इसमें भी हाइड्रोजन फ्लोरीन के साथ है, ठीक है। ठोस अमोनिया, अमोनिया गैस होता है, उसको द्रव अवस्था में लाकर फिर ठोस अवस्था में ला देंगे। तो बताइए नाइट्रोजन हाइड्रोजन के साथ है, तो इसमें भी हाइड्रोजन बंध बनेगा। तो जिसमें हाइड्रोजन बंध बनता है वो हाइड्रोजन बंधित आणविक ठोस में आ जाएगा, जिसमें हाइड्रोजन बंध नहीं बनेगा वो हाइड्रोजन बंधित आणविक ठोस में नहीं आता है। नेक्स्ट टॉपिक, तीसरा सहसंयोजक ठोस, कोवैलेंट सॉलिड। इसको आपको हम बताए थे, एक और नाम होता है नेटवर्क ठोस, नेटवर्क सॉलिड। तो हाँ, हम बात कर रहे थे बांटने का आधार क्या था क्रिस्टल ठोस का, अवयवीकरण की प्रकृति। तो अवयवीकरण क्या क्या हो सकता है, परमाणु हो सकता है, अणु हो सकता है, या आयन हो सकता है। तो आयनिक ठोस का अवयवीकरण आयन था, आणविक ठोस का अवयवीकरण अणु था। अब बच्चा क्या, परमाणु। तो आपको हम बताए थे कि परमाणु में आप ले लीजिएगा तो धातु परमाणु और दूसरा अधातु परमाणु। और दूसरे बांटने का आधार ये था, दूसरा क्या था, आकर्षण बल की प्रकृति। तो आइए बात करते हैं सहसंयोजक ठोस। तो कुछ देर पहले बताया था आपको कि सहसंयोजक ठोस का अवयवी कण अधातु परमाणु होता है। ये अधातु परमाणु एक दूसरे से सहसंयोजक बंधन द्वारा जुड़े होते हैं या बंधित होते हैं। पूरा क्रिस्टल में सहसंयोजक बंधन का जाल बन जाता है। इसका रिजल्ट जानते हैं क्या होता है, ये विशाल अणु बनाते हैं, जाइंट मॉलिक्यूल बनाते हैं, बहुत विशाल अणु बनाते हैं, इसमें बहुत सारे परमाणु जो है सहसंयोजक बंधन द्वारा जुड़े होते हैं। सहसंयोजक बंधन का एकदम जाल होता है। ये विद्युत के कुचालक होते हैं। लेकिन और एक बात ध्यान दीजिएगा, ये सबसे कठोर क्रिस्टलीय ठोस होते हैं। ये सबसे कठोर क्रिस्टलीय ठोस होते हैं। मतलब क्या हुआ, इनका गलनांक अभी तक जो पढ़े हैं आप, चाहे वो आयनिक ठोस हो या आणविक ठोस हो, उसके तुलना में अधिक होता है। ठीक है, इसका एग्जाम्पल है हीरा, इसका एग्जाम्पल क्वार्ट्ज, इसका एग्जाम्पल एल्युमिनियम नाइट्राइड, बोरॉन नाइट्राइड। तो हीरा के बारे में तो आप जानते हैं, उसमें एक कार्बन 4 कार्बन से जुड़ा होता है सहसंयोजक बंधन द्वारा। और जानते भी होंगे कि इस तरह जाल होता है। इसमें एक कार्बन कितना सहसंयोजक बंधन बनाया, 4। इस कार्बन का परसंकरण sp3 होता है और कार्बन कार्बन के बीच की बंधन लंबाई 154 पिकोमीटर होता है, 154 पिकोमीटर होता है। इस तरह हम लोग हीरा में कार्बन एटम्स का अरेंजमेंट दर्शाते हैं। लेकिन एक अपवाद भी है, जो सहसंयोजक ठोस होता है लेकिन वो आपको सॉफ्ट होता है, हार्ड नहीं होता है। और आपको बताया कि जो सहसंयोजक ठोस होता है वो विद्युत के कुचालक होता है। लेकिन जो अपवाद में बता रहे हैं वो आपके विद्युत का सुचालक होता है। ठीक है, फिर से दिला दे आपको, सहसंयोजक ठोस कठोर होते हैं, विद्युत के कुचालक होते हैं। लेकिन एक अपवाद भी है, ग्रेफाइट जो मुलायम होता है और विद्युत का सुचालक होता है। तो सोचिएगा सर इसके अपवाद का कारण क्या है, तो इसकी संरचना है। अब समझते हैं ग्रेफाइट की संरचना। एक बात समझ लीजिए, सभी क्रिस्टलीय ठोस 3D स्ट्रक्चर में होते हैं, लेकिन कुछ क्रिस्टलीय ठोस 2D स्ट्रक्चर में भी होते हैं, जैसे ग्रेफाइट। ग्रेफाइट में जो कार्बन का अरेंजमेंट होता है, जो कार्बन परमाणु की व्यवस्था होता है, वो 2 डायमेंशन में होता है।
ठीक है, समझते हैं कैसे। देखिए ग्रेफाइट का संरचना बना रहे हैं। ग्रेफाइट की संरचना हेक्सागोनल होता है। देखिए ग्रेफाइट में इस तरह षष्टकोणीय रिंग का, हेक्सागोनल रिंग का बना लेयर होता है, परत होता है। देखिए मैंने 2 परत दर्शाए हैं, ऐसा तीसरा परत, चौथा परत, बहुत सारा परत होता है। इन बिल्कुल ही फ्लैट होता है, ये बिल्कुल चिपटा होता है। ठीक है, तो बता रहे थे आपसे ग्रेफाइट में कार्बन परमाणु हेक्सागोनल रिंग में व्यवस्थित होता है। और आप लोग जानते हैं कि कार्बन परमाणु का संयोजी इलेक्ट्रॉन कितना होता है, 4। और यहाँ कार्बन देखिए ध्यान से कितना सहसंयोजक बंधन बनाया है, 3। तो बताइए प्रत्येक कार्बन का चौथा इलेक्ट्रॉन मुक्त है। तो जब प्रत्येक कार्बन का चौथा इलेक्ट्रॉन मुक्त है तो ये गमन करने के लिए स्वतंत्र है। और जब प्रत्येक कार्बन के पास मुक्त इलेक्ट्रॉन है तो ये विद्युत का सुचालक होगा, ये विद्युत का सुचालक होगा। ये विद्युत का सुचालक होगा क्योंकि प्रत्येक कार्बन के पास मुक्त इलेक्ट्रॉन है। तो हम बता रहे थे कि ग्रेफाइट में बहुत सारी हेक्सागोनल रिंग का लेयर होता है। ग्रेफाइट में बहुत अधिक हेक्सागोनल रिंग से बना लेयर होता है। उन लेयरों के बीच में कुछ न कुछ दूरी होती है। वो दूरी कितनी होती है ये भी सुन लीजिए, 340 पिकोमीटर, 340 पिकोमीटर होता है। और ये सभी लेयर एक दूसरे से वान डर वाल आकर्षण बल द्वारा जुड़े होते हैं। ये आपस में वान डर वाल आकर्षण बल द्वारा जुड़े होते हैं। हाँ, ये अगर हमसे कोई पूछे कि भाई ये मुलायम क्यों होता है, तो इसमें हम बताएं कि इसमें बहुत सारा लेयर्स होता है। जैसे हम इसको टच करेंगे ना तो ये लेयर एक दूसरे पर सरक जाती हैं। ठीक है, जैसे ये स्लाइड करते हैं, जैसे ये आपको सरकती हैं तो हमको फील होता है कि ये मुलायम होता है। ग्रेफाइट में कार्बन का प्रसंकरण sp2 होता है। देखिए sp2 प्रसंकृत कार्बन की बंधन लंबाई 134 पिकोमीटर होता है। लेकिन यहां जो आपको कार्बन ग्रेफाइट में जो कार्बन की बंधन लंबाई होती है वो 141.5 पिकोमीटर होता है। बताइए ये द्विबंधन की बंधन लंबाई से अधिक है, लेकिन एकल बंधन जो कार्बन एकल बंधन, जैसा भी हम बताए थे आपको पीछे देखिए हीरा का स्ट्रक्चर बनाए होंगे, जिसमें हीरा बताया कार्बन एकल बंधन की बंधन लंबाई 154 पिकोमीटर होता है। अब बताइए यहाँ पर बंधन लंबाई एकल बंधन है, लेकिन यहाँ पर बंधन लंबाई कितना बताएं, 141.5 पिकोमीटर। तो आप सोचते होंगे सर ऐसा क्यों, कारण क्या है? कारण है कि ये इलेक्ट्रॉन डिलोकलाइज होता रहता है। ये इलेक्ट्रॉन इस क्रिस्टल में घूम सकता है। ठीक है, तो ये आपको जब डिलोकलाइज होता है तो फिर यहां पर आंशिक द्विबंधन होता है, यहां पर भी आंशिक द्विबंधन होता है। तो आंशिक द्विबंधन का मतलब वो न तो पूर्णतः डबल बॉन्ड है और न ही वो सिंगल बॉन्ड है, तो दोनों का बीच का, यानी सिंगल बॉन्ड और डबल बॉन्ड के जो कार्बन की जो बीच की बंधन लंबाई होता है, जो हम भी बताएं आपको कि कार्बन सिंगल बॉन्ड की बंधन लंबाई 154 पिकोमीटर, कार्बन डबल बॉन्ड की बंधन लंबाई 134 पिकोमीटर। तो दोनों का औसत निकालिएगा तो लगभग में इतना आएगा। ठीक है, 141.5 है ना, इससे थोड़ा सा देखिएगा, मतलब लगभग में इसका आएगा। निकाल लीजिए 154 प्लस 134 बटा में 2, देखते हैं 4 4 8 5 3 8 2 कितना आ जाएगा?
144 पिकोमीटर, वहाँ कितना हम लिखे 127/5 लगभग में है, ठीक है। तो ये आपको कहलाता है इस ग्रेफाइट की संरचना, ठीक। तो ग्रेफाइट के यही कारण है कि अपवाद होता है। ये आपको रहा अपवाद में किसका, सहसंयोजक या नेटवर्क ठोस का। अब हम लोग लास्ट पढ़ते हैं धात्विक ठोस। मेटालिक सॉलिड। धात्विक ठोस का अवयवीकरण तो आपको समझ में आता होगा, सर धातु परमाणु होता है, सही है, लेकिन एक बात ध्यान सुन लीजिए, धातुओं का आयनन ऊर्जा बहुत कम होता है। सोचते होंगे सर आयनन ऊर्जा क्या है, तो किसी परमाणु के जो संयोजी इलेक्ट्रॉन है उसको निकालने के लिए जो बाहर से हम लोग ऊर्जा देते हैं उसको हम लोग आयनन ऊर्जा बोलते हैं। तो धातु के संयोजी सेल के इलेक्ट्रॉन आसानी से निकल जाते हैं। तो धातु का आयनन ऊर्जा कम होने के कारण धातु के संयोजी सेल के इलेक्ट्रॉन निकल जाते हैं हमेशा क्रिस्टल में, यानी वो इलेक्ट्रॉन मुक्त हो जाते हैं। तो जब इलेक्ट्रॉन मुक्त हो जाते हैं तो धनायन बनता है और इलेक्ट्रॉन बनता है। तो धनायन एवं इलेक्ट्रॉन ये आपका अवयवीकरण है, धातु धनायन एवं इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो धातु के धनायन को याद रखिएगा कर्नल बोलते हैं। जैसे डायग्राम समझिए थोड़ा सा, ये धातु का नाभिक हुआ, ये मान लीजिए पहला सेल, दूसरा सेल, तीसरा सेल, चौथा सेल, पांचवा सेल। सबसे बाहर वाले सेल को आप लोग जानते होंगे, सबसे बाहर वाले सेल को संयोजी सेल बोलते हैं, आप लोग जानते होंगे। और संयोजी सेल में जो इलेक्ट्रॉन होता है उसको हम लोग संयोजी इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। तो अगर धातु संयोजी इलेक्ट्रॉन त्याग देगा तो जो शेष भाग बच जाएगा, क्योंकि धातु संयोजी इलेक्ट्रॉन त्यागेगा तो धनायन में परिवर्तित हो जाएगा। अगर एक संयोजी इलेक्ट्रॉन त्यागता है तो एक संयोजी धनायन बनाएगा, दो संयोजी इलेक्ट्रॉन त्यागता है तो द्विसंयोजी धनायन बनाएगा। तो निर्भर करता है उसमें संयोजी इलेक्ट्रॉन कितना है, कितना वो त्याग रहा है। तो जो धातु इलेक्ट्रॉन त्यागने के बाद जो धनायन बनता है उसी धनायन को हम लोग कर्नल बोलते हैं। मतलब इतने भाग को हम लोग क्या बोलेंगे, कर्नल। तो कर्नल में क्या है, संयोजी सेल को छोड़ दीजिए, अंदर के समस्त सेल एवं नाभिक को संयुक्त रूप से कर्नल बोलते हैं, ठीक है। तो ये आपके कर्नल हुए। तो धातु में धात्विक ठोस में क्या होता है, इसका अवयवीकरण धातु के धनायन होते हैं। धातु के धनायन होते हैं। और धातु जब संयोजी इलेक्ट्रॉन त्याग देते हैं तो मुक्त इलेक्ट्रॉन होता है। ये मुक्त इलेक्ट्रॉन ठीक उसी प्रकार होते हैं जिस प्रकार की समुद्र में जल। इसलिए इन इलेक्ट्रॉनों को धात्विक ठोस में सी ऑफ मोबाइल इलेक्ट्रॉन्स बोला जाता है, गतिशील इलेक्ट्रॉनों का समुद्र। और ये ही इलेक्ट्रॉन ही, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन धनायन धनायन, तो ये इलेक्ट्रॉन धनायन धनायन इसके बीच क्या लगेगा, आकर्षण बल लगेगा। इसी आकर्षण बल को हम लोग धात्विक बंधन बोलते हैं। और ये धात्विक बंधन के कारण ये धातु आपको उसमें स्थिर होते हैं। धातु के जो धनायन है वो आपको स्थिर होते हैं। तो ये आपका धात्विक ठोस हुआ। हाँ, धात्विक ठोस विद्युत के सुचालक होता है, उष्मा का भी सुचालक होता है। तो जब आप गर्म करते हैं
धातु किसी सिरे को, तो जो ये मुक्त इलेक्ट्रॉन है, ये मुक्त इलेक्ट्रॉन ऊर्जा अवशोषित करने के बाद गमन करते हैं, और जब गमन करते हैं तो पूरा भाग आपको क्या हो जाता है, गर्म हो जाता है। ठीक है। इसके बाद जब आप इलेक्ट्रिक फील्ड लगाते हैं, विद्युत क्षेत्र, तो मुक्त इलेक्ट्रॉन हमेशा धनावेशित प्लेट की ओर मूव करने लगते हैं, गमन करने लगते हैं, तो फिर धारा प्रवाह होने लगता है। या आप बोल सकते हैं धात्विक ठोस के जितने भी गुण होते हैं, चाहे वो आघातवर्धनीयता हो, तन्यता हो, जो भी आप प्रॉपर्टी जानते हैं मेटल का, वो सब फ्री इलेक्ट्रॉन के कारण ही होता है। ठीक है। तो मुक्त इलेक्ट्रॉन के कारण ही धातुओं के सभी गुण होते हैं। ठीक है। इसमें एग्जाम्पल सभी धातु लिख सकते हैं। हाँ, इसमें एग्जाम्पल आप मिश्र धातु भी लिख सकते हैं, क्योंकि विभिन्न धातुओं के समांगी मिश्रण को मिश्र धातु बोलते हैं। तो मिश्र धातु भी धात्विक ठोस का एग्जाम्पल होता है, वो भी विद्युत का सुचालक होता है। ठीक है।